मुंबई गया हुआ था। वहां पर देश भर के विधायकों का 3 दिनों का वहां पर समागम था, सम्मेलन था। उसी में मैं गया था और वहां पर परिचर्चा में भाग भी हम लोगों ने भी लिया, सभी लोगों ने लिया। देश के सभी जगहों से लोग आए थे। आज यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि किस तरह से समाज में जो ओबीसी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, किस तरह से उनके साथ देश की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, किस तरह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, कैसे हमें निपटना है, कैसे अपने अधिकार को लेना है, इस पर चर्चा हो रही है। और अनेक वक्ता साथियों ने, प्रोफेसर साहब ने भी, और अभी मध्य प्रदेश के सम्मानित नेता ने भी, नीरज जी ने भी, कई नेताओं ने अपनी बात को रखा। सबकी बात अपनी जगह पर सही है। हम लोग तो भाषण देने ही वाले हैं, हम लोग तो लगातार भाषण दे रहे हैं और समाज कैसे आगे बढ़ेगी उसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। और जब मौका मिलता है तो इसमें हम लोग काम भी करते हैं। हम लगातार अपने क्षेत्र से 7वीं बार विधायक हैं और 10 साल से बिहार में हम मंत्री भी हैं। लेकिन हमने जो कुछ किया, हमने जो कुछ भी बिहार में हम लोग किया, ठीक ही नीरज जी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को कुछ लोग अभी याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर को कुछ लोग बिहार में नहीं याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर की जो उनका काम था, कर्पूरी ठाकुर का जो सिद्धांत था, उसी बुनियाद पर आज बिहार की सरकार भी खड़ी है। और शायद कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेना बिहार में हम लोग बंद कर दे तो धीरे धीरे सरकार भी चली जाएगी। तो कर्पूरी ठाकुर जी की बुनियाद पर हम लोग खड़े हैं। और खास करके मैं, अगर कर्पूरी ठाकुर जी नहीं होते तो मेरे जैसा व्यक्ति, कोई गांव के साधारण किसान का बेटा एमएलए बन नहीं सकता था। आज तो परिस्थितियां और दूसरी भी बन गई। अब जो हमारे जो गरीब लोग हैं, बहुत टैलेंट है उनके अंदर, बहुत अच्छा भाषण भी देते हैं, बहुत अच्छा समाज के प्रति सोच भी रखते हैं, लेकिन उनको विधायक और सांसद बनना बहुत आसान नहीं रह गया है। ये हम सब लोग के सामने चुनौती है। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बुनियाद पर हम लोग खड़े हैं। और हम लोगों ने जो बिहार में काम किया है सामाजिक न्याय के लोगों के लिए, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और यहाँ जो बैठे लोग हैं, बगल के प्रदेश के ही सभी लोग बैठे हैं। नीचे भी बैठे जो लोग हैं वो भी हैं, और ऊपर भी बैठे हैं वो भी लोग हैं। जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे हैं, तब से लगातार हम लोग सामाजिक न्याय के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और सिर्फ सामाजिक न्याय के लोगों के लिए नहीं, सरकारें तो सबके लिए होती है, सबके लिए काम करते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बढ़ चढ़ करके काम करते हैं जो सदियों से जिनके घर में अंधेरा थे। कुछ लोगों ने तो नारा लगाया कि सदियों से जिनके घर में अंधेरा है उनके घर में उजाला करना है। हम लोगों ने सिर्फ नारा नहीं दिया, हम लोगों ने करके दिखाया। जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सोचते थे, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोचते थे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोचते थे, उसको धरातल पर अगर देश के किसी राज्य ने उतारा है तो उसका नाम बिहार है, उस नेता का नाम नीतीश कुमार है। ये प्रमाणित हम आपसे बात करके करना चाहते हैं। सबसे पहले बिहार में एक 7 निश्चय योजना बिहार में हमने शुरू किया, और उस योजना में हमने तय किया कि ये काम जो है 7 निश्चय का काम हमारा ग्राम पंचायत का, जो सबसे त्रिस्तरीय पंचायत का निचली इकाई ये काम करेगा। और उसमें हमने कहा, हमारी सरकार ने नीतियां बनाई, कानून बनाया, कहा कि जो दलित समाज का
जिस वार्ड में सबसे ज्यादा आबादी होगा बिहार में, उसी वार्ड से इसको हम शुरू करेंगे। यानी हर पंचायत के 3 वार्ड को हम लोगों ने बिहार में एक साथ चुना और 7 निश्चय की योजना को धरातल पर हम लोगों ने उतारा। जब ये काम शुरू हुआ तो बहुत खलबली मची बिहार में कि आखिर ये दलित समाज के ही टोलों को क्यों चिन्हित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि राज्य की जो सरकार है वो दलित समाज और ओबीसी समाज के लोगों के मोहल्ले और उनके गलियों और उनके घरों को ठीक करेगी, बाकी का ध्यान नहीं रखेगी। तो हमारा जो काम है, यानी हमने शुरू किया 7 विषय में 3-4 योजना को हम लोगों ने शुरुआत कराई वहां से। सबसे पहले हर घर में बिजली पहुंचाने वाला बिहार सबसे पहला राज्य है। बिहार देश का सबसे पहले दलितों के घर से बिजली पहुंचाने का हम लोगों ने शुरू किया और 3 वार्ड, एक पंचायत, ग्राम पंचायत के 3 वार्ड में इस काम को किया। सबसे अधिक जिसमें दलित की आबादी थी वो नंबर 1, और उससे कम हुआ नंबर 2, और उससे कम हुआ तो नंबर 3। एक साल में यानी 2016 में 3 वार्ड, 2017 में 3 वार्ड, 2018 में 3 वार्ड, 2019 में 3 वार्ड और 2020 में जो बचे हुए थे सबको हम लोगों ने आच्छादित कर दिया। बिहार देश का पहला राज्य था जहां हर घर में, दलितों के घर में सबसे पहले बिजली पहुंचा दिया। बिहार देश का पहला राज्य था जहां दलितों के घर में हमने नल का जल पहुंचा दिया। बिहार देश का पहला राज्य था जहां घर में शौचालय का निर्माण करा दिया और बिहार देश का पहला राज्य था जहां दलितों के मोहल्लों को हम लोगों ने गली को भी बनाया और नालियों के भी निर्माण कराने का काम कर दिया। ये काम बिहार में जब हम लोगों ने शुरू किया तो खलबली तो मची थी थोड़ी, लेकिन उनको अंदाज नहीं था कि हम लोग सब पूरे बिहार के विकास की, तरक्की की बात करते हैं। ये काम तो महात्मा गांधी ने कहा था, ये तो महात्मा गांधी सोचते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोचते थे कि सबसे नीचे के कतार में बैठा हुआ, अंतिम श्रेणी में जो बैठा है उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करो। तो ये काम हम लोगों ने बिहार में किया। ये बिहार में जो कर दिया वो देश का कोई राज्य इसका जोड़ा अभी तक नहीं लगा सका। जो दिल्ली में बैठे हैं, शासन कर रहे हैं, उनको भी कहना पड़ा कि बिहार में जो नल जल की योजना है इसको पूरे देश में हम इसको लागू करेंगे और बिहार की तरह पूरे देश में लागू करेंगे कि नहीं करेंगे अब तो जवाबदेही उनकी है। हमने तो करके दिखा दिया। कुछ बचे कुछ लोग हैं उनका भी काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये काम करने का काम हम लोगों ने किया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की बात करते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे जो कमजोर है महिला उसको सहायता पहुंचाओ। तो महिलाओं को हमने बिहार में आरक्षण दिया। कितना आरक्षण दिया? 50% हमने आरक्षण दिया त्रिस्तरीय पंचायतों में। एक पद पर आरक्षण दिया, मुखिया के पद पर दिया, प्रमुख के पद पर दिया, जिला परिषद और नगर निकायों के चुनाव में भी आरक्षण दे करके महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। और सरकारी नौकरियों में भी बिहार में हमने 35% आरक्षण देने का काम किया। यहाँ की हमारी बेटियां हैं पढ़ लिख करके कहाँ जाएंगे। जब बिहार के मुख्यमंत्री जी को मौका मिला, बिहार में शासन बनाने का मौका दिया देश बिहार की जनता ने, तो वहां पर ये काम हम लोगों ने शुरू किया। जिस समय हम लोगों ने बिहार में सरकार की शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, 1,70,000 बेटियां पढ़ती थी 9वीं क्लास में। जिस समय ये साइकिल योजना बिहार में हम लोगों ने शुरू किया और जब कोरोना काल जो खत्म हुआ, कोरोना काल से के पहले के जो आंकड़े हैं उसमें 9-9.25 लाख बेटियां हमारी 9वीं क्लास में पहुंच गई। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? सरकारी स्कूल में कौन जाता है पढ़ने के लिए? गांव का गरीब लोग जाता है, दलित समाज का जाता है, महादलित समाज का जाता है, पिछड़ा समाज का जाता है, ओबीसी के लोग जाता है और जो हर जाति के जो गरीब लोग हैं वही आजकल सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। दूसरे कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अब तो सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जो बड़े लोग हैं, मेरे जैसे मिनिस्टर है, एमएलए है, जो आईएएस है, आईपीएस है, अंसारी साहब का बेटा कहाँ पढ़ा होगा बेचारा, वो हमारा सरकारी स्कूल में। और हम लोग का बेटा कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा? हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़ के यहाँ तक आ गए, अब हम लोग का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। ये काम हमने किया कि जो गरीब लोग थे, लाचार लोग थे,
परेशान लोग थे उनको हम लोगों ने मौका दिया और सबसे पहले बेटियों को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। यही तो सामाजिक न्याय है, यही तो समरसता है, यही तो उदारता है कि हम लोगों को मौका मिला तो हमने काम करके दिखाया। आज पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाने की जरूरत है। हमने बिहार में जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। ये डंके की चोट पर मैं कह सकता हूँ, ये चुनौती के साथ भी कह सकता हूँ। नीरज जी तो पूरा जनमत दिन चलाते हैं, इनको देखते रहते होंगे कि किस राज्य में बेहतर काम हो रहा है, किस राज्य में अच्छा काम हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा है, इनको तो पता लगता होगा। और प्रेस और मीडिया के लोग हैं उनको भी पता चलता रहता होगा। तो इस तरह का काम किया। जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, मैं 10 साल से मंत्री हूँ बिहार में, ग्रामीण विकास मेरे पास है। हमको मौका मिला तो हमने बिहार में स्वयं सहायता समूह बनाया। और स्वयं सहायता समूह जो हमारे गांव की महिलाएं हैं जो किसी प्रकार साक्षर है और नहीं भी साक्षर है तो उनको समूह बनाया। और समूह बना करके बिहार में 10,45,000 समूह हमने बनाया। एक समूह में 10 से 12-15 लोग रहते हैं और 1,30,00,000 परिवार को हमने आज उसमें शामिल कर लिया। आज 1,30,00,000 जो हमारा परिवार है, महिला है, वो 2 जून की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसार रहा है। ये काम हम लोगों ने बिहार में किया। हम ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहते। और उसमें जो हमने काम किया, हमारी जो जीविका की दीदियों ने जो काम किया, और बिहार में जो जीविका का गठन हुआ तो दिल्ली वाले लोगों ने सोचा कि बिहार की जो जीविका है हिट कर रहा है, तो उसका नाम बदल करके आजीविका कर दिया। तो आजीविका तो आप कर सकते हो, इच्छा शक्ति कहाँ से लाओगे? आप में विल पावर कहाँ से आएगा? जब तक विल पावर और इच्छा शक्ति नहीं होगी कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो। आप बड़ी जगह पर जा सकते हो, देश का संचालन कर सकते हो, लेकिन गरीबों का भला आप नहीं कर सकते। क्या बोले, घर पहुंच गया बहुत तैयार देने के लिए। आज बिहार के अनेक इलाकों में आपको हम ले जा सकते, हमारे धनकर साहब को ले जाएंगे, इनसे बातचीत हुई है, इनको दिखाएंगे कि किस तरह का मॉडल हमने बिहार में तैयार किया, किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, मौका मिला है तो कुछ निशान बनाया है। जो निशान बनाया है उससे लंबी निशान बनाने वाला अभी बिहार की धरती पर न आने वाला है, न कोई आया है। इस तरह का काम हम लोगों ने करके दिखाया। आज समाज को इसी तरह की जरूरत है। जो लोग अंतिम कतार में हैं उनको आगे बढ़ाना है। और आज के सम्मेलन का जो उद्देश्य है यही है कि जो लोग दबे हैं, जो कुचले हैं, जो सताए गए लोग हैं, जो सताए जा रहे हैं, उनकी आवाज बन करके ये संगठन काम करे। मुझे ऐसा लगता है कि यही उद्देश्य है इस संगठन का। तो हम तो आपसे कहना चाहते हैं कि हमें बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत हमने की और किस तरह की साजिश की गई है, किसी चीज की पूरी बात नहीं। आज वहां पर भाजपा के जो नेता लोग हैं, जो कद्दावर नेता है, डिप्टी सीएम वगैरह रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा ठीक नहीं थी कि उन्होंने ऐसा काम किया कि जाति आते रहे धरना वाले लोगों को भी समझा दिया कि हम लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने करने का मन नहीं था। तो हम तो कह रहे हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी की तो इच्छा है कि जनगणना होनी चाहिए, जाति आधारित गणना होनी चाहिए। जिसकी जैसी आबादी है उसके हिसाब से उनके लिए योजना बननी चाहिए। जैसे जिसकी आबादी है उसके हिसाब से इसको हक और हकूक और हिस्सा मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और लगातार डिमांड हो रहा है। और हमारा जनता दल ही नहीं, हर पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जितने भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, वो भी डिमांड करता है। और जितने सामाजिक संगठन वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश में, हर लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर जाति आधारित गणना होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करना चाहती है? इसका मतलब यह है कि समाज में जो दबे लोग हैं, समाज में जो कमजोर लोग हैं, समाज में जो बेसहारा लोग हैं, उनका हक नहीं मिले। आजादी के इतने दिनों बाद यही भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद है, भारतीय जनता पार्टी का यही मेन उद्देश्य है। इसकी उद्देश्य की पूर्ति का हम लोगों ने तो जो काम किया है, हम 2-3 बार की चर्चा किया, अपना
अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप संघर्ष के लोग हैं, आप संघर्ष में विश्वास करते हैं। आपके काम को भी हमें पहले से बहुत नहीं मालूम था, लेकिन जब से 2-3 महीने से जब मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ तो लगातार धनखड़ साहब से हमारा संवाद होता रहता। और मंच पर उधर जो बैठे लोग हैं उनसे भी एक बार हम लोगों ने दिल्ली में लोगों से मिल करके बातचीत किया और बातचीत करके कुछ आगे की रास्ता भी हम लोग बना रहे हैं, निश्चित रूप से आपके संघर्ष के रास्ते से ही समाज में बदलाव आ सकता है, समाज में परिवर्तन हो सकता है। और आपके संघर्ष से ही हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, हमारे जो सताए गए लोग हैं, जिनको आज तक हक नहीं मिला, संघर्ष के रास्ते से भी उस मुकाम पर हम लोग पहुंच सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता कि आज देश की मांग है, देश की मांग आज ये है कि आज पूरे देश में जो हमारे देश में सरकारें हैं, वो सरकार सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने वाली सरकार, सिर्फ और सिर्फ बात करने वाली सरकार। अभी मोबाइल पर बैठे बैठे हम देख रहे थे तो हमने अंसारी साहब को बताया कि देश में कितने प्रधानमंत्री हुए, और प्रधानमंत्री जो हुए हैं जिसने सरकारी कंपनियों को लगाया और जिसने सरकारी कंपनियों को बेचा, देश के सारी संपत्ति को औने पौने भाव में बेचा जा रहा है और औने पौने भाव बेचा जा रहा है। इनके जो आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने क्या कहा था? कहा कि देश की सारी संपत्तियों को कुछ लोगों के हाथ में दे, और कुछ लोगों के हाथ में जब दे दोगे तो सत्ता का शासन आपके हाथ में रहेगा, जिंदगी आपका शासन चलता रहेगा। तो इस प्रकार की बातें आरएसएस के लोग कह करके जो कहा है उनके प्रमुख ने, उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और हमने देखा है, सिर्फ इसकी चर्चा करके अपनी बात को बंद करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री रहे और 33 कंपनियों को उन्होंने लगाई और बेचा कितना? एक भी नहीं। दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री 5 कंपनी को लगाया, एक साल 216 दिन तक वो काम किए प्रधानमंत्री के पद पर, उन्होंने बेचा एक भी नहीं, 5 उन्होंने लगाया। और श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने लगाया कितना? 56 लगाया और उन्होंने बेचा कितना? एक भी नहीं, 5 साल 350 दिन तक उन्होंने काम किया। इसी प्रकार से मोरारजी भाई देसाई 9 सरकारी कंपनियों को लगाया, उन्होंने 2 साल 116 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने एक भी कंपनी को नहीं बेचा। उसी प्रकार राजीव गांधी 16 कंपनी को लगाए और 5 साल 32 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे, एक भी उन्होंने नहीं बेचा। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 कंपनी को लगाए और 443 दिन प्रधानमंत्री रहे, एक भी उन्होंने नहीं बेचा। और बीपी नरसिंह राव 14 कंपनी को उन्होंने लगाया और 4 साल 330 दिन प्रधानमंत्री रहे, एक भी कंपनी को उन्होंने नहीं बेचा। एस.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल 3 कंपनी को लगाया और 1 साल 290 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, एक भी उन्होंने नहीं बेचा। अटल बिहारी वाजपेयी 17 कंपनी को लगाए और 6 साल 80 दिन रहे, 7 सरकारी कंपनियों को उन्होंने बेचा। और मनमोहन सिंह 23 कंपनी को लगाए, 10 साल 2 दिन प्रधानमंत्री रहे, 3 कंपनी को बेचा। यानी नरेंद्र मोदी 1 कंपनी आज तक भारत में नहीं लगाया और 23 कंपनियों को 6 साल 2 दिन में बेच दिया। आप सोच सकते हैं, जिसने लगाया नहीं, जिसने सींचा नहीं, जिसने मेहनत नहीं किया, न खून बहाया, न पसीना बहाया और लगातार देश को की संपत्तियों को औने पाने भाव में बेच रहे हैं, आपको इसका जवाब ढूंढना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं और न हमारे नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बना दो। कोई प्रधानमंत्री कहने से बन नहीं जाएगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए जो चुनौती है
नीतीश कुमार जी ने कहा जो चुनौती है उसका हम सामना करेंगे, और सामना करने के लिए और भी जो लोग देश के विरोधी दल में लोग हैं सब लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं। और धनखड़ साहब से तो हमारी पहले बात हुई है, और छोटे छोटे दल के लोगों से पहले बात हुई है। सब लोग इस मुहिम में शरीक होना चाहते हैं, और इस मुहिम में शरीक होना चाहते हैं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलो इस रास्ते से, जिस रास्ते से बदलाव हो सकता है, चुनौतियों का सामना करते हुए, मुसीबतों से लड़ते हुए हम पर्वतों के अंतिम चोटी पर पहुंचेंगे। हमारा जो मुकाम है उस मुकाम को हासिल करेंगे, और 2024 में किसी भी कीमत पर भाजपा को देश में नहीं रहने देंगे। यही कामना के साथ, यही संकल्प के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब, इनकी पूरी धन्यवाद जनता।